हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में। असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड पार्ट 2 कोर्स 9 उसके यूनिट 6 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग बहुत सारी बातों को पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन या फिर जिसको कहते हैं एवरेज डेविएशन। हिंदी में कहेंगे मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन या माध्य विचलन कहते हैं। मध्यमान विचलन या माध्य विचलन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये उस प्रकार का विचलन या डिस्पर्सन है जिसमें चतुर्थांश विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन के जो कि सारे समूह का पूरी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, या फिर कह सकते हैं हमारे पास जो भी डाटाज रहते हैं उन सारे डाटाओं का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, इसको पूरे अच्छे तरीके से जब हमें जानना चाहिए होता है, जब हम लोग इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए हम लोग हल निकालते हैं तो हम लोग उसको मीन डेविएशन से या फिर कह सकते हैं मध्यमान विचलन से, एवरेज डेविएशन से उसको निकालते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम पूरे आंकड़े का जो हमारे पास प्राप्त आंकड़े हैं उस आंकड़ों में सारे आंकड़े इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, या सिमिलर है या नहीं सारे आंकड़े, इसको स्पष्ट करने के लिए हम इसमें सबसे पहले मध्यमान विचलन या मीन डेविएशन का उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब भी इसमें डेविएशन में हम लोगों को इक्वल बातें को निकालना होता है, इसमें गणना या फिर कैलकुलेशन में जो भी हमारे पास स्कोर्स रहते हैं उस स्कोर्स को ध्यान में दिया जाता है। और जब स्कोर्स सारे इक्वल हैं या नहीं या सिमिलर हैं या नहीं, इस विचलन को दिखाना या बताना ही एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन या मध्यमान डेविएशन कहते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्कोर्स है, डाटाज हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पास सैंपल्स हैं उसका सारा मीन या मध्यमान जो भी हमारे पास इंडिविजुअल डाटा से जो भी स्कोर्स मिल रहे हैं उन स्कोर्स के सारे डेविएशन या जो भी विचलन है उसके औसत को ही औसत विचलन कहा जा रहा है। यहाँ पे जब भी औसत विचलन की बात की जाती है तो यहाँ औसत विचलन को जब देखते हैं तो वहाँ पे जिस विचलन की बात कही जाती है या फिर जिस विस्तारण की बात कही जाती है वहाँ ये किया जाता है कि जो भी विस्तारण है उसमें जो भी औसत लिए जाते हैं, जो भी मीन लिए जाते हैं, उनमें उन वितरणों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन या माइनस या प्लस चिन्ह का महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जब भी इस तरह से महत्व नहीं दिया जाता है तब समस्त जितने भी डिस्पर्सन है, जितने भी विस्तारण है, विचलन है, उसके औसत को निकाल दिया जाता है और इसी औसत को ही औसतांक या एवरेज डेविएशन के रूप में माना जाता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण या फेमस लोगों की बातें सुने तो उनका भी इस विषय के लिए यही कहना है। जैसे गैरेट के अनुसार मध्यमान विचलन किसी भी सीरीज या समकमाला में सभी विभिन्न अंक
मानों को उनके मध्यमान के विचलनों का औसत होता है, ऐसा गैरेट कहते हैं। रेबर के अनुसार उनका कहना है औसत विचलन का तात्पर्य प्रत्येक प्राप्तांक या जो हमारे पास स्कोर्स आ रहे हैं प्रत्येक प्राप्तांक तथा मध्यमान के बीच में अंतरों के अंकगणितीय मध्यमान से है। उसी तरह से क्लार्क कहते हैं कि औसत विचलन का अर्थ किसी वितरण में मध्यमान या मध्यांक से प्राप्तांकों के विचलनों के औसत के परिमाण से है, जिसमें विचलनों के चिन्हों को उपेक्षित कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो विचलन एक अच्छा माप नहीं है, जिसके कारण से जितने भी चिन्ह हैं उसको हटा दिया गया है या उपेक्षित कर दिया गया है, और किसी भी माप में जितने भी अलजेब्रिक नेचर रहते हैं वो यहाँ पे या मीन डेविएशन में, एवरेज डेविएशन में इसके अपने जो नंबर्स रहते हैं वो हट जाते हैं, छुप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण से जो भी एवरेज डेविएशन है वो उसमें अलजेब्रिक नेचर नहीं होती है, और इस कारण से इसमें कैलकुलेशन करने की बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहती है। और इससे अन्य मापों की तुलना करने में अन्य माप से या अन्य जो भी हमारे पास नंबर रहते हैं, हमारे पास जो भी कैलकुलेशंस रहते हैं, उन कैलकुलेशनों से उसको इक्वलाइजेशन करने में या उसको डिफ्रेंशिएट करने में सुविधा होती है। अब जब इस समय में अभी अगर हम देखेंगे इस टाइम पे ये जो है इस मीन डेविएशन का या एवरेज डेविएशन का उपयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स या सिंबल्स को एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन में संकेतों से या सिंबल से बताया गया रहता है कि कौन माइनस है और कौन सा पॉजिटिव साइन है, लेकिन यहाँ इसकी कैलकुलेशन की विशेषता नहीं रहती है। अगर हम मध्यमान या औसत विचलन एवरेज डेविएशन का कैरेक्टर देखेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स इसमें खास रूप में आती हैं। मध्यमान या औसत विचलन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज इस प्रकार से है। औसत विचलन का संबंध मध्यमान से प्रत्येक प्राप्तांक के विचलन के औसत से है। औसत विचलन मध्यमान, माध्यांक या बहुलक तीनों से निकाला जाता है। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके विचलनों को जोड़ते समय चिन्हों को ध्यान में नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जब भी औसत वितरण या औसत या माध्य विचलन को कैलकुलेट करते हैं तो उसको दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अनग्रुप्ड डाटा में, या फिर इसको कह सकते हैं अव्यवस्थित आंकड़े के रूप में, और दूसरा है व्यवस्थित आंकड़ों के रूप में, ग्रुप्ड डाटा के रूप में। इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप्ड डाटा किसको कहते हैं। ग्रुप डाटा उसको कहते हैं जो कि हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वो एक सीरीज में एक दूसरे से कंटिन्यूअस फॉर्म में लगे रहते हैं और उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। और अनग्रुप्ड डाटा उस डाटा को कहते हैं जिसमें कि जो हमारे पास स्कोर्स आते हैं वो सीरीज में और कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे से टूटे टूटे और एक दूसरे से हट के या कह सकते हैं दूर दूर रहते हैं। ऐसी आंकड़ों को अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। तो जब हम लोग मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन की कैलकुलेशन को जब हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग
इसको सॉल्व करेंगे, आंकड़ों के द्वारा इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो इसमें हम लोगों को जब भी सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत होती है, और वो फार्मूला अव्यवस्थित आंकड़े के लिए और व्यवस्थित आंकड़े के लिए अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान मध्य विचलन की को गणना करना देखेंगे। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें है मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन d बाई n। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। औसत विचलन में अव्यवस्थित आंकड़ों से औसतांक विचलन की जब गणना करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा, हम लोग मीन डेविएशन ग्रुप्ड डाटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों से हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे इसको देखेंगे। अव्यवस्थित आंकड़ों से जब मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का कैलकुलेशन करना होता है तो फार्मूला का उपयोग करते हैं, और ये फार्मूला का उपयोग जो करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। ये जो हमारे पास फार्मूला है जो हम लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, AD इक्वल टू समेशन ऑफ x डैश बाई n, यहाँ एवरेज डेविएशन इक्वल टू समेशन x, इसके ऊपर हम यहाँ पे देख रहे हैं x डैश। x जो है दो समांतर रेखाओं से घिरा हुआ है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारे पास जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं, जितने भी अक्षर दिख रहे हैं, जितने भी मात्राएं दिख रहे हैं, इसके अपने अपने उपयोग है एवरेज डेविएशन निकालते समय। तो ये एवरेज डेविएशन निकालते समय इनके क्या क्या उपयोग और कैसे कैसे उपयोग है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ये जो एवरेज डेविएशन में हम लोग जो देख रहे हैं, एवरेज डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ x डैश बाई n। x डैश जो कि दो समांतर रेखाओं से हैं, इसमें x डैश जो है इक्वल टू मीन से अंकों का विचलन, अर्थात जो हमारा मीन है उससे अंकों का विचलन किस प्रकार से है, इसके बारे में कहा गया है। n इक्वल टू अंकों की संख्या, हमारे पास जो सीरीज नंबर है, सीरियल नंबर है, उस नंबर की कुल संख्या कितनी है, या फिर हमारे पास कुल आंकड़े कितने प्राप्त हुए हैं उसकी संख्या। x डैश जो x डैश के आगे और पीछे दो समांतर रेखाएं हम लोग देख रहे हैं, इसका अर्थ है चिन्हों को महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो चिन्हों को महत्व नहीं दिया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जब भी किसी अक्षर, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ x के बदले s भी हो सकता था, y हो सकता था, z हो सकता था, m हो सकता था, कोई भी अक्षर है। जब भी किसी अक्षर के आगे और पीछे, या फिर कह सकते हैं कि अक्षर के दोनों ओर दो समांतर रेखाएं खड़ी रहती हैं, तो इसका अर्थ होता है कि प्लस और माइनस के चिन्हों को महत्व नहीं दिया गया है। या फिर कह सकते हैं कि जब भी अव्यवस्थित आंकड़े से एवरेज डेविएशन को जब कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले जो भी अंक है, जो भी स्कोर्स है, उसका औसत निकाल लिया जाता है या मीन निकाल लिया जाता है,
और इसमें जितने भी अंक हैं उसमें से जितने भी औसतांक या जितने भी स्कोर्स हैं उसमें से हम लोग जो मीन हम लोग निकाले हैं उसमें से घटा करके विचलन या एक्स डैश को ज्ञात कर लिया जाता है। और जब एक्स डैश को ज्ञात कर लिया जाता है तो उसके सामने जो माइनस या प्लस चिन्ह होता है वो यहाँ पे पुट नहीं किया जाता है। तो जितने भी डेविएशन का जितने भी समेशन ऑफ एक्स या फिर विचलन है उसको सम करके या कह सकते हैं जोड़ करके उस एक्स डैश को निकाल लिया जाता है। और जो एक्स डैश है या फिर समेशन ऑफ डेविएशन है उसको n से भाग कर दिया जाता है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज n से भाग कर दिया जाता है। n से भाग करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसी को एवरेज डेविएशन यहाँ पे कहा गया है। एक एग्जाम्पल देखेंगे अनग्रुप्ड डाटा के लिए कि हम लोग अनग्रुप्ड डाटा से एवरेज डेविएशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे हम लोग सम एवरेज डेविएशन निकालेंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में स्कोर कुछ इस प्रकार से हैं। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो इस प्रकार से हैं 15, 15, 18, 14, 12, 10 और 7। इसको हम लोग सीरीज में कर लेंगे। सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हमारे पास टोटल स्कोर जो है वो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसी को हम लोग यहाँ सीरीज कर लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे n=7। अब हमारे पास जो प्राप्तांक है स्कोर्स है उसको इस सीरीज के सामने में लगा देंगे। सबसे पहला है 15, उसके बाद है 15, उसके बाद है 18, उसके बाद है 14, उसके बाद है 12, उसके बाद है 10 और फिर 7। और समेशन ऑफ एक्स ये सारा करने के बाद समेशन ऑफ एक्स लगा देंगे। समेशन ऑफ एक्स =91। यहाँ पे हम लोग 91 लिख देंगे। जब हम लोग इन सबको जोड़ेंगे ये सातों फ्रीक्वेंसी के स्कोरिंग डाटा को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 91। इसी को कहा गया है समेशन ऑफ एक्स। अब समेशन ऑफ एक्स निकालने के बाद हम लोग एक्स डैश निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे। इसको निकालने के लिए हमारे पास जो आंकड़े हैं जो हमारे पास स्कोरिंग है हमारे पास जो आंकड़े हैं वो उसको हम लोग या फिर कह सकते हैं जो हमारे पास प्राप्तांक है उसको n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड करने के बाद करने के लिए हम लोग सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए समेशन x/n करने के लिए समेशन x हमारे पास 91 है बाई n =7 है तो हम लोग उसको वहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। और उसके बाद 7 को 91 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। तो हमारे पास जो मीन होगा वो 13 होगा। और जब हमारे पास मीन 13 आ जाएगा तब हम लोग एक्स डैश निकालेंगे। एक्स डैश निकालने के लिए जो हमें करना होगा वो x - m करना होगा। इसके लिए 13 - 15 सॉरी यहाँ इधर होना चाहिए 15 - 13 तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 15 - 13 = 2, 18 - 13 = 5, 14 - 13 = 1, 12 - 13 = 1, 10 - 13 = 3, 7 - 13 = 6। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 15 जो है
वो 13 से बड़ा है। 15, 15, 18, 14, इतने सारे जो नंबर हैं ये 13 से बड़ा है, इसलिए इसके इस तरफ के नंबर जो आएंगे, जो हमारे पास घटाने के बाद नंबर आएंगे, वो प्लस में आएंगे। +2, +2, +5, +1। अब यहाँ पे 13 जो है 12 से छोटा है, इसीलिए 12 - 13 तो -1, 10 - 13 -3, 7 - 13, 7 - 13 = 6। यहाँ पे जब हम लोग अभी अभी देख रहे थे कि मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन में जब एक्स के दोनों ओर, किसी अक्षर के दोनों ओर समांतर रेखाएं होती हैं, तो उसमें प्लस और माइनस अलजेब्रिक वैल्यू का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे जब अलजेब्रिक वैल्यू को नहीं देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग किसी भी अंक के सामने में, चाहे उसका उत्तर प्लस में आया हो चाहे माइनस में आया हो, उसके सामने में हम प्लस और माइनस को डिनोट नहीं करते हैं, और जो भी उत्तर है उसको हम लोग सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 2 +5 +1 +1 +3 +6, जो हमारे पास उत्तर आएगा वो 20 आएगा। इसके बाद हम लोग एवरेज डेविएशन निकालते हैं। एवरेज डेविएशन निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला रहता है, उस फार्मूला को यहाँ पुट कर देंगे। समेशन x'/n, समेशन x' जो हमारा आया है वो 20 है बाई 7, और हमारे पास जो उत्तर आएगा वो 20.857 हमारे पास उत्तर आया है। तो इस तरह से हम लोग अनग्रुप्ड डाटा में हम लोग अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। अब हम लोग व्यवस्थित आंकड़ों से औसतांक विचलन, या फिर कह सकते हैं मीन डेविएशन किस प्रकार से निकालेंगे, इसको देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेविएशन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा, इसके लिए भी एक अलग से फार्मूला है। जिस प्रकार से अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है, वैसे ही ग्रुप डाटा के लिए भी फार्मूला है। अगर हम लोग देखें एवरेज डेविएशन = समेशन ऑफ f(x')/n। ग्रुप डाटा में समेशन ऑफ x' था, यहाँ f(x')/n है। यहाँ पे इस फॉर्मूला का में हर सिंबल का वैल्यू इस प्रकार से है। n = आवृत्तियों की कुल संख्या, जितने भी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं, टोटल ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितने हैं उसका कुल संख्या। और फिर हम यहाँ देखेंगे x' औसतांक से विचलन, जितने भी हमारे मीन है उससे कितना डिफरेंसेस है, ये इसके बारे में है। फिर है f = आवृत्तियाँ या फ्रिक्वेंसीज, f = फ्रिक्वेंसीज कितने हैं, और f(x') आवृत्तियों और विचलनों का गुणनफल। जो हमारे पास x आएगा औसतांक से विचलन रहेगा, और जितना हमारे पास f रहेगा उसको जब दोनों से गुना करना होगा तो उसको कहेंगे आवृत्तियों और विचलनों से गुणनफल। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ये हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल है। एक एग्जांपल है जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास एग्जांपल है वो इस प्रकार से है। निम्नलिखित आंकड़ों से विचलन की गणना कीजिए। हमारे पास प्राप्तांक हैं। हमारे पास प्राप्तांक है
स्कोर्स जिसको कहेंगे 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 25 to 19, 10 to 14, फिर है 5 to 19। अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते जाएंगे 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49। अगर हम देखेंगे तो इस जो हमारे पास फार्मूला है एवरेज डेविएशन निकालने का, इस एवरेज डेविएशन निकालने के लिए हम लोग दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो हमारे पास जो हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास जो स्कोरिंग है और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ है। फ्रीक्वेंसीज़ में अगर हम देखें तो 45 to 49 में 2 है, 40 to 44 में 3 है, 35 to 39 में 4 है, 30 to 34 में 6 है, 25 to 29 में 8 है, 20 to 24 में 7 है, 15 to 19 में 5 है, 10 to 14 में 3 है और 5 to 9 में 2 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिए गए हैं, हमारे पास जब हमें हल करने के लिए सम दिया जाता है, हमारे प्रश्न दिया जाता है, तो हमारे पास जो दो डाटाएं रहती हैं वो केवल प्राप्तांक और फ्रीक्वेंसीज रहते हैं। आगे के जो चार डाटाएं हैं, चार कॉलम जो हैं वो नहीं रहती हैं। इसको सॉल्व कर करके बनाना होता है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करके इस डाटा को मेंटेन करना होता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। जब हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसीज रहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हम लोग जितने भी नंबर है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हमारे पास जो नंबर आएंगे वो 40 आते हैं। अब उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट है x इक्वल टू मिड पॉइंट कहा गया है। यहाँ जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 45 से 49, इसको निकालने के लिए जो है इसका इसी के बीच का मध्य बिंदु को निकालने की बात कही गई है। यहाँ पे जब हम इसको निकालते हैं तो 45 और 49 इस दोनों अंक को जोड़ देने के बाद 2 से जब भागा देंगे तो हमें जो आंसर आएगा वही मिड पॉइंट होगा। तो 45 + 49/2 इक्वल टू 47 आते हैं। अगर आप लोगों को इसको करके देखना है तो इस तरह से करके भी देख सकते हैं। 40 + 44/2 इक्वल टू 42, 35 + 39/2 इक्वल टू 37, 30 + 34/2 इक्वल टू 32, 25 + 29/2 इक्वल टू 27, 20 + 24/2 इक्वल टू 22, 15 + 19/2 इक्वल टू 17, 10 + 14/2 इक्वल टू 12, 5 + 9/2 इक्वल टू 7। इस तरह से हमारा मिड पॉइंट निकल जाता है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों को f(x) निकालना पड़ता है। f(x) f इंटू एक्स, यहाँ पे f है इंटू एक्स, मतलब कि f और x को मिड पॉइंट को जब हम गुना कर लेते हैं तो हमें f(x) मिलता है। तो 2 गुना 47 इक्वल टू 94, 3 × 42 इक्वल टू 126, 4 × 37 इक्वल टू 148, 6 × 32 इक्वल टू 195, 8 × 27 इक्वल टू 216, 7 × 22 इक्वल टू 115,
5 इंटू 17 इक्वल टू 85, 3 इंटू 12 इक्वल टू 36, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। इस तरह से हमारा fx निकल जाता है। अब x डैश निकालना होता है, तो हम लोग पिछले अनग्रुप्ड डाटा में हम लोग देखें कि किस प्रकार से x डैश निकलता है। x डैश इक्वल टू x माइनस m। m हमारे पास जो है उसको निकालना होता है और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो m निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। वो इस प्रकार से है। मीन निकालने के लिए समेशन f(x/n), समेशन हम लोग जो समेशन ऑफ f(x) जो हम लोग निकाले थे वो है 1065/40। जब 1065/40 निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 26.625। इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे या हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.36। इसी आंसर से हम लोग अभी x डैश निकालेंगे। अब देखेंगे f(x) डैश किस तरह से निकाले हैं। जो हम लोग अभी मीन निकाले थे 26.63। अब हम लोग जो हमारे पास x डैश निकला हुआ है उसको हम लोग f(x) निकला हुआ है, x निकला हुआ है, मिड पॉइंट जो निकला हुआ है उससे हम लोग जो अभी निकाले हैं मीन उससे माइनस करेंगे, x से माइनस करेंगे x डैश को निकालने के लिए। तो 47 से 26.63 से माइनस करने पे हमारे पास उत्तर आता है 20.37। 42 से जब हम लोग 26.63 से माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 15.37। 37 से माइनस करेंगे 26.63 तो हमारे पास उत्तर आएगा 10.37। 32 से जब हम लोग माइनस करेंगे 26.63 का तो हमारे पास उत्तर आएगा 5.37। 27 से जब माइनस करेंगे 26.63 का तो हमारे पास उत्तर आएगा 10.37। 22 से जब माइनस करेंगे 26.63 का तो हमारे पास उत्तर आएगा -4.36। 17 को जब हम लोग माइनस करेंगे 26.63 से तो हम आंसर आएगा -9.363। 12 से जब हम लोग माइनस करेंगे 26.63 से का तो हमारे पास उत्तर आएगा -14.63। और जब हम लोग माइनस करेंगे 7 को 26.63 से तो हमारे पास उत्तर आएगा -19.63। और उसके बाद हम लोग f(x) निकालेंगे। यहाँ पे f(x) किस प्रकार से निकला हुआ है ये हम लोग देखेंगे। f(x) जो निकला हुआ है, f ये है और x ये है, x डैश फ्रीक्वेंसी x डैश 2 गुना 20.36 40.74, 3 गुना 15.37 46.11, 4 गुना 10.37 उत्तर आएगा 41.48। 6 गुना 2.37 उत्तर आएगा 32.22। फिर हम लोग गुना करेंगे 8 गुना 10.37 उत्तर आएगा 2.96। 7 को गुना करेंगे
-4.36, तो उत्तर आएगा 32.41। यहाँ पे सिंबल इसलिए नहीं लगा है क्योंकि किसी भी अक्षर के दोनों ओर जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उसमें चिन्हों का उपयोग, अलजेब्रिक साइन का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ होगा 32.41। फिर जब 5 गुना -9.36 तो उत्तर होगा 48.15। फिर 3 गुना -14.36 तो उत्तर आएगा 43.89। 2 गुना -19.63 तो उत्तर आएगा 39.26। 39.26 के बाद जो हमारा उत्तर आता है 327.22। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास उत्तर आता है 327.22। यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग फार्मूला, एवरेज डेविएशन का फार्मूला पुट करके उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एवरेज डेविएशन के फार्मूला में हम लोग जो हमारे पास एफ एक्स डैश, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश आया उसको पुट करते हैं। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का पहले फार्मूला लिख लेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश बाई एन। और फिर हमारे पास जो आंसर आया है समेशन ऑफ एफ एक्स डैश का 327.22/40। और फिर जब हम इसको हल करेंगे, इसको भागा देंगे 40 को 327.22 से, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो उत्तर होगा 8.1805। इस तरह से हम लोगों को एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन उस ग्रुप्ड डाटा से निकल जाएगा। एक और हल हम लोग देखेंगे ग्रुप्ड डाटा में। ग्रुप डाटा का जो हमारे पास स्कोर है वो है 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14। इसको अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है जो कि एक सीरीज़ में लगा हुआ है। और इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे है 3, 4, 6, 12, 7, 5, 1। यही दो चीज़ हमें एग्जाम्पल मिलेगा। 3 कॉलम से 4 कॉलम जो हम लोग हल करते हैं वो हम लोगों को खुद से ही हल करना पड़ेगा। तो हम लोग किस प्रकार से हल किए हैं इसको देखेंगे। यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज़ है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ निकालेंगे जब हम इसको जोड़ेंगे। 3 + 4 + 6 + 12 + 7 + 5 + 1, तो हमारे पास जो टोटल आएंगे वो है 38 हमारे पास टोटल होंगे। और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब हम फिर मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए तब भी हम लोग किए थे, इससे पहले वाले हल में किए थे, जैसे कि 40 से 44 के बीच का जो संख्या होगा, 40 से 44 के बीच का जो संख्या होगा वही संख्या होगा इसका मिड पॉइंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं 40 से 41, 41 से 42, 42 से 43, 43 से 44, कुल 5 अंक हैं। तो बीच का अंक जो है वो 42 होता है। तो यहाँ पे 42 हम लोग लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 40 + 44
बटा 2, तो हमारे पास यही उत्तर आएगा 42। 35 प्लस 39/2 इक्वल टू 37। 30 प्लस 34 30 प्लस 34/2 इक्वल टू 32। 25 प्लस 29/2 इक्वल टू 27। 20 प्लस 24/2 इक्वल टू 22। 15 प्लस 19/2 इक्वल टू 17। 10 प्लस 14/2 इक्वल टू 12। इस तरह से हमारा मिड पॉइंट निकल जाता है। और मिड पॉइंट निकालने के बाद हम लोग एक्स डैश निकाल सकते हैं। एक्स डैश निकालने के लिए हम लोगों को जो करना होगा वो इस प्रकार से है। मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना होगा। समेशन ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो होगा हमारा एफ एक्स। और एफ एक्स के को निकालने के बाद हर का एफ एक्स 3 × 24 का जो आंसर आएगा 4 × 37, 6 × 32, 12 × 27, 7 × 22, 5 × 17, 1 × 12। जो हमारे पास आंसर आएगा वो टोटल नंबर जोड़ करके समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया जाएगा। और जो समेशन ऑफ एफ एक्स होगा उसी से हम मीन निकालेंगे। तो हम मीन जो निकालेंगे वो इस तरह से होगा। समेशन ऑफ मीन निकालने के बाद हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हम मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। जो हम लोग एफ इंटू एक्स जितने भी स्कोर में है एफ इंटू एक्स को करने के बाद जितने भी स्कोरिंग जितने भी फ्रिक्वेंसीज के साथ में जितने भी एफ एक्स आए उसको टोटल करने के बाद जो हमारे पास सम आएगा, जो हमारे पास नंबर आएंगे उसको कहेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। और एन से हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज से। जो हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा वो होगा 1480। और हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है वो है 50। तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वह है 29.6। और इसी 29.6 से हम लोग अब समेशन ऑफ एफ एक्स डैश हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विचलन ज्ञात कर लेंगे, एक्स डैश ज्ञात कर लेंगे। एक्स डैश याद करने के लिए जो हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स आया है उससे हम लोग एक्स को एक्स जो हमारे पास है मध्य बिंदु है उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो एफ एक्स आया है वो हमारे पास जो एफ एक्स आया है वो जो है वो एफ एक्स जो है वो एफ एक्स 29.6 आया है। तो हम लोग हर स्कोर में से हर इस क्लास इंटरवल में से उसको माइनस करेंगे। 42 माइनस 29.6 तो हमारे पास आंसर आएंगे 14.61।
37 माइनस 29.6, तो हमारे पास आंसर आएंगे 9.61, 32 4.61। उसके बाद आंसर आएगा 0.39 माइनस 5.9939, 10.39, 15.39। इस तरह से हमारा एक्स डैश निकल जाएगा। जब हम इसको मीन माइनस एक्स करेंगे तो एक्स माइनस मीन करेंगे तो हमारे पास एक्स डैश आ जाएगा, और उसके बाद हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ और एक्स डैश को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आएगा। तो हमारे पास पहला आएगा 3 गुना 14.61, तो हमारे पास आएगा 43.83। 4 गुना 9.61, तो हमारे पास आंसर आएगा एफ एक्स 38.44। 6 इंटू 4.61 27.66। 12 इंटू 0.39, तो हमारे पास आंसर आएगा -4.68। 7 इंटू माइनस 5.39 माइनस 37.73। 17 5 गुना 10.39, तो हमारे पास आएगा 51.95। 1 गुना 15.39 15.39 हमारा आंसर आएगा। और जब हम इसका समेशन करेंगे तो समेशन में हमारा आंसर आएगा समेशन एफ एक्स डैश, तो हमारा आंसर आएगा 219.68। जब 219.68 आएगा तो हम इसको हल इस प्रकार से करेंगे एवरेज डेविएशन निकालने के लिए। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स डैश बाई एन, हमारे पास जो समेशन ऑफ एफ एक्स आया 219.32। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो हैं 27.39, और हम लोग जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो 8.0 ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा से हम लोग अपना इक्वेशन अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग देखें मध्यमान को व्यवस्थित आंकड़ों से और अव्यवस्थित आंकड़ों से, ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहला जब हम लोग देखें मध्य विचलन निकालने के लिए, जब हम लोग अनग्रुप डाटा से हम लोग जब इसको निकाल रहे थे तो उसको हम लोग बहुत ही अलग अलग स्टेज से उसको सॉल्व किए। सबसे पहले जो हमारे पास आंकड़े आए, स्कोर्स आए, उसका कुल योग निकालने के बाद, उसका जितने भी आंकड़े थे उसको इक्वल करने के बाद हम लोग उसका मध्यमान निकाले, और उसके बाद उसको जितने भी नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज थे उसके मध्यमान से उसको डिवाइड किए। दूसरा हम लोग ये किए कि उसके बाद उसके जितने भी प्राप्तांक थे उस प्राप्तांक से मध्यमान का विचलन को निकाले। इसके लिए हम लोग जितने भी प्राप्तांक आए हमारे पास, जितने भी स्कोर्स आए, उसको मीन से घटा दिए। तीसरा काम हम लोग ये किए कि जितने भी हमारे पास प्राप्तांक थे, जितने भी स्कोर्स से थे, उसको जितने भी विचलनों के योग या समेशन ऑफ डेविएशन, उसको समेशन ऑफ डेविएशन कर लिए। और उसके बाद जिस तरह से हम लोग काम किए उसको हम लोग उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हटा दिए।
समेशन डी को तब हम लोग जो समेशन ऑफ डी मीन डेविएशन के लिए हम लोग जो निकाले उसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिए और जितना भी हमारे पास उत्तर था उसको हम लोग माध्य विचलन के रूप में देखें। उसी तरह से व्यवस्थित आंकड़ों के लिए जब हम लोग माध्य विचलन निकाल रहे थे तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे स्टेज को हम लोग किए। जैसे कि सबसे पहले माध्य बिंदु निकाले, मीन डेविएशन निकाले और मीन डेविएशन मिड पॉइंट निकाले और मिड पॉइंट निकालने के बाद जितने भी मिड पॉइंट थे उसको उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी थे उसको मल्टीप्लाई किए। इस तरह से हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स आया और जितने भी मिड पॉइंट थे उसको उस मध्यमान से घटा करके डेविएशन निकाले। और फिर चौथा स्टेज में हम लोग ये किए कि जो भी हमारे पास विचलन थे, जो भी डेविएशन थे, उसके डेविएशन और फ्रीक्वेंसी को गुना करने के बाद समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन या कुल आवृत्ति विचलन निकाले और जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी डेविएशन था वही हमारा माध्य डेविएशन था। तो इस तरह से आज हम लोग मीन डेविएशन किस तरह से स्कोर से निकालते हैं इसको देखें। स्कोर से निकालने के बाद हम लोग ये देखें कि स्कोर से मीन डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, वो किस प्रकार से सभी नंबर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से सभी नंबर सारे आंकड़े जो है सीरीज में ग्रुप डाटा में और सारे स्कोर जो है वो किस तरह से इक्वल या सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और उसका रोल किस तरह से है, क्या काम आता है, ये सारी बातें आज हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।